नमस्कार। आज हम इतिहास की गहराइयों में उतर रहे हैं, एक ऐसी रियासत की कहानी के साथ जो सदियों तक कायम रही, डूंगरपुर का गुहिल वंश। हमारे पास कुछ दस्तावेज हैं जो लगभग आप कह सकते हैं 12वीं सदी से लेकर भारत की आज़ादी तक के उनके उतार चढ़ाव भरे सफर को बयान करते हैं। जी। ये सिर्फ राजाओं और तारीखों की लिस्ट नहीं है। ये कहानी है एक छोटे से राज्य के जन्म की, उसके विस्तार की, उन बाहरी ताकतों की जिनका उसने सामना किया और कैसे कैसे वक्त के साथ वो बदलता गया। तो चलिए इन दस्तावेजों के जरिए इस दिलचस्प इतिहास को समझने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल। इन स्रोतों से हमें ये समझने में मदद मिलेगी कि कैसे मेवाड़ से निकली एक शाखा ने वागड़ के इस इलाके में मतलब डूंगरपुर बांसवाड़ा वाले क्षेत्र में अपनी जड़ें जमाईं और फिर गुजरात सल्तनत, मालवा, मुगल, मेवाड़, मराठे और आखिर में अंग्रेजों जैसी मतलब बड़ी शक्तियों के बीच अपनी जगह बनाए रखने के लिए संघर्ष किया। हमारा मकसद है इस वंश की कहानी के जो मुख्य पड़ाव है और उनका क्या मतलब है उसको समझना। अच्छा, तो कहानी की शुरुआत होती है करीब 1170 ईस्वी के आसपास। मेवाड़ के गुहिल वंश के ही थे सामंत सिंह। उन्होंने वागड़ में यानी आज के डूंगरपुर बांसवाड़ा इलाके में एक अलग राज्य की नींव रखी। लेकिन शुरुआत ही आसान नहीं थी। उन्हें गुजरात के शासक भीमदेव द्वितीय ने वहां से निकाल दिया था। हाँ, ये शुरुआत ही दिखाती है कि इस वंश के लिए अपनी जगह बनाना और उसे बचाए रखना कितना चुनौतीपूर्ण रहा होगा। लेकिन सूत्र बताते हैं कि सामंत सिंह ने हार नहीं मानी। उन्हें पृथ्वीराज चौहान तृतीय की बहन थी पृथ्वीबाई, उनका साथ मिला और उनकी मदद से उन्होंने वागड़ पर फिर से अधिकार कर लिया। ये दिखाता है कि शुरुआती दौर में ही मतलब गठजोड़ और बाहरी मदद कितनी जरूरी थी। हाँ बिल्कुल, और ये संघर्ष जारी रहा। सामंत सिंह के बाद के शासकों जैसे जैत सिंह और फिर वीर सिंह, ये लगभग 1286 से 1303 ईस्वी तक थे। उन्होंने स्थानीय भीलों और परमारों को हराकर राज्य को मजबूत करने और उसका विस्तार करने का काम किया। यानी राज्य की नींव रखने के बाद उसे सुरक्षित करना और बढ़ाना, ये एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया थी। बिल्कुल। फिर एक अहम पड़ाव आता है जब डूंगर सिंह ने करीब 1358 ईस्वी में डूंगरपुर शहर बसाया और उसे राजधानी बनाया। लेकिन चुनौतियां खत्म नहीं हुईं। अहेड़िया कहे जाने वाले जो स्थानीय भूमिया सरदार थे, उनका दबदबा बना रहा। तो लगभग 1388 के आसपास कानड़ देव ने इन सरदारों को नियंत्रित करके डूंगरपुर को कह सकते हैं सही मायनों में सुरक्षित किया। अच्छा, और शासक सिर्फ लड़ी नहीं रहे थे। जैसा आपने कहा, कानड़देव के बाद प्रताप सिंह 1398-1424 ईस्वी ने पटेला तालाब बनवाया, प्रतापपुर कस्बा बसाया। ये दिखाता है कि राज्य के विकास और निर्माण पर भी ध्यान दिया जा रहा था। हाँ, और ये विकास गोपीनाथ 1424-1447 ईस्वी के समय में और जाहिर होता है। उन्होंने देव सोमनाथ में सोमनाथ मंदिर का मंडप बनवाया और डूंगरपुर का जो मशहूर गैब सागर तालाब है उसका निर्माण शुरू करवाया। ये निर्माण कार्य उनकी ताकत और शान को दर्शाते हैं। लेकिन इसी दौर में हमें उनकी सीमाएं भी दिखती हैं। अहमदाबाद पर चढ़ाई के लिए उन्हें मेवाड़ के ताकतवर महाराणा कुंभा की मदद लेनी पड़ी। अच्छा, और फिर मालवा के सुल्तान महमूद खिलजी से हार भी गए, जिसके बाद भारी हर्जाना देना पड़ा। ये दिलचस्प है, एक तरफ निर्माण कार्य, दूसरी तरफ बाहर शक्तियों पर निर्भरता और हार का सामना, मतलब दोनों चीजें साथ चल रही थी। बिल्कुल, ये उस दौर की हकीकत थी। छोटे राज्यों को अक्सर बड़े पड़ोसियों से मदद लेनी पड़ती थी और उनकी दुश्मनी भी मोल लेनी पड़ती थी। गोपीनाथ के समय में जैन और वैष्णव मंदिरों का बनना ये भी दिखाता है कि हाँ, धार्मिक और सांस्कृतिक गतिविधियां भी चल रही थीं। उनके बाद सोमदास और फिर गंगादास 1480 से 1497 ईस्वी का जिक्र मिलता है, जिनके समय फिर से भीलों का उपद्रव हुआ, जिसे सूरजमल ने शांत किया। मतलब ये अंदरूनी चुनौतियां भी लगातार बनी हुई थीं। अब आते हैं उदय सिंह पर, 1497 से 1527 ईस्वी। इनका शासनकाल एक नाटकीय मोड़ पे खत्म हुआ। 1527 में खानवा का वो मशहूर युद्ध जो बाबर और मेवाड़ के राणा सांगा के बीच हुआ था, उसमें उदय सिंह राणा सांगा की तरफ से लड़े और वीर गति को प्राप्त हुए। हाँ, ये घटना बहुत अहम है। ये डूंगरपुर शाखा के मेवाड़ की जो मुख्य गुहिल शाखा है उसके साथ गहरे संबंधों को दिखाती है। ये सिर्फ एक राजनीतिक गठबंधन नहीं था, बल्कि वंश और सम्मान का रिश्ता था जिसके लिए उदय सिंह ने अपनी जान दे दी।
लेकिन उनकी मृत्यु के बाद एक ऐसा फैसला हुआ जिसने वागड़ का भूगोल ही कह सकते हैं बदल दिया। हाँ, वो बंटवारा उनके बेटों ने राज्य को आपस में बांट लिया। जी। बड़े बेटे पृथ्वीराज 1527 से 1549 ईस्वी को पश्चिमी हिस्सा यानी डूंगरपुर मिला जी। और छोटे बेटे जगमाल को पूर्वी हिस्सा जो बाद में बांसवाड़ा रियासत बना। यहीं से वागड़ का स्थायी विभाजन हो गया जो आज तक कायम है। और इस बंटवारे ने शायद दोनों राज्यों को थोड़ा कमजोर भी किया होगा, ऐसा लगता है। खैर, डूंगरपुर में पृथ्वीराज के बाद आस्करण 1549 से 1580 ईस्वी गद्दी पर बैठे और इनके समय में एक बहुत बड़ा बदलाव आया। 1577 में उन्होंने मुगल बादशाह अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली। ओह, ये तो बहुत बड़ा कदम था। इसका मतलब उन्हें मेवाड़ के महाराणा प्रताप के खिलाफ भी मुगल सेना के साथ खड़ा होना पड़ा होगा, जो खुद गुहिल वंश के थे। ये कैसी दुविधा रही होगी। मतलब निश्चित रूप से ये एक मुश्किल फैसला रहा होगा। सूत्र ये भी कहते हैं कि वे मुगल सेना में रहते हुए भी मेवाड़ के खिलाफ लड़ने से कतराते थे। लेकिन यहाँ सिर्फ आस्करण की दुविधा नहीं, बल्कि उस दौर की राजनीतिक हकीकत दिखती है। मुगल साम्राज्य एक ऐसी ताकत बन चुका था जिसका सामना करना छोटे राज्यों के लिए लगभग नामुमकिन था। तो अधीनता स्वीकारना शायद राज्य को बचाए रखने का एक सोचा समझा तरीका था, भले ही इसकी कीमत स्वायत्ता में कमी और मेवाड़ जैसे पड़ोसियों से रिश्ते खराब होना थी। तो मुगल अधीनता के बाद क्या डूंगरपुर पर बाहरी दबाव कम हो गया? क्या शांति आ गई? ऐसा नहीं लगता। पूंजा राज 1509 से 1657 ईस्वी के समय मेवाड़ के महाराणा जगत सिंह प्रथम ने डूंगरपुर पर हमला कर दिया और पूंजा राज को पहाड़ों में छिपना पड़ा। यानी मुगलों के आने के बाद भी क्षेत्रीय ताकतों, खासकर मेवाड़ का असर बना हुआ था और डूंगरपुर जैसी रियासतें इन बड़ी ताकतों के बीच एक तरह से पिस रही थीं। हालांकि इन्हीं पूंजा राज ने मुश्किल हालात में भी गैप सागर के किनारे वो गोवर्धन नाथ का सुंदर मंदिर बनवाया। और 18वीं सदी तो लगता है डूंगरपुर के लिए और भी कठिन साबित हुई। दस्तानेज बताते हैं कि दबाव चारों तरफ से बढ़ रहा था। हाँ, बिल्कुल। 18वीं सदी में मुगल सत्ता कमजोर पड़ने लगी थी, लेकिन उसकी जगह लेने वाली ताकतें मेवाड़ और खासकर मराठे वो डूंगरपुर के लिए शायद और भी भारी साबित हुईं। 1717 में रावल राम सिंह को मेवाड़ को खिराज देना पड़ा, यानी एक तरह का टैक्स या नजराना। फिर 1728 में मराठा पेशवा बाजीराव प्रथम को भी खराज देना पड़ा। पुराए और रावल शिव सिंह से 3 लाख रुपए वसूल लिए। फिर 1746 में मल्हार राव होलकर ने भी पैसे वसूले। मतलब ऐसा लगता है जैसे रियासत एक तरह की एटीएम मशीन बन गई थी सबके लिए। बिल्कुल। ये लगातार की मांगे राज्य के खजाने पर कितना बोझ डाल रही होंगी, इसका अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है। और ये सिलसिला सदी के अंत तक और तेज हो गया। फतेह सिंह 1790 से 1808 ईस्वी के समय मेवाड़ ने 2 बार पैसे वसूले। फिर 1805 में मराठा सरदार दौलतराव सिंधिया ने शहर को घेरकर नागर ब्राह्मणों से जबरदस्ती वसूली की। हालात इतने बिगड़ गए कि रावल फतेह सिंह को डूंगरपुर छोड़कर भागना पड़ा। उनके बाद जसवंत सिंह द्वितीय आए 1808 से 1845 तक, लेकिन उनके समय भी सिंधी लुटेरों ने हमला किया और उन्हें भी भागना पड़ा। मतलब राज्य में पूरी तरह अराजकता फैल चुकी थी, शासक खुद सुरक्षित नहीं थे। हाँ, और इसी अराजकता और कमजोरी के माहौल में एक नई ताकत का दखल बढ़ता है अंग्रेज। जब राज्य अंदरूनी और बाहरी दबावों से पूरी तरह चरमरा गया था, तब 11 दिसंबर 1818 को रावल जसवंत सिंह द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ संधि कर ली। ये डूंगरपुर के इतिहास का एक और, आप कह सकती है, निर्णायक मोड़ था। संधि का मतलब था सुरक्षा की गारंटी, लेकिन कीमत थी अपनी आजादी का एक बड़ा हिस्सा खो देना। और अंग्रेजों का असर कितनी तेजी से बढ़ा, इसका अंदाजा इस बात से लगता है कि 1825 में उन्होंने जसवंत सिंह द्वितीय के रहते हुए ही प्रतापगढ़ के दलपत सिंह को डूंगरपुर का शासक बना दिया। हाँ, ये सीधे तौर पर अंदरूनी मामलों में दखल था। इसके बाद उदय सिंह द्वितीय 1845 1898 ईस्वी का लंबा शासनकाल आया, जो लगभग पूरी तरह ब्रिटिश प्रभाव में गुजरा। उन्होंने 1857 के विद्रोह के समय अंग्रेजों की मदद की, जिसके बदले उन्हें गोद लेने का अधिकार मिला, जो उस जमाने में रियासतों के लिए बहुत मायने रखता था, क्योंकि अंग्रेज अक्सर बिना वारिस की रियासतों को हड़प लेते थे, जिसे डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स कहते थे। अच्छा, और
इसी दौर में कुछ आधुनिक बदलाव भी आए, प्रशासन में या समाज में? बिल्कुल, अंग्रेजी प्रशासन के असर से डूंगरपुर में पहली बार व्यवस्थित जनगणना हुई। सती प्रथा और कन्यावध जैसी सामाजिक बुराइयों पर रोक लगाई गई। ये ब्रिटिश शासन के तहत आधुनिकीकरण और सुधार की शुरुआत थी, भले ही ये ऊपर से थोपा गया हो। शासक की भूमिका अब एक योद्धा राजा से ज्यादा ब्रिटिश निगरानी में एक प्रशासक की होती जा रही थी। उदय सिंह द्वितीय के बाद विजय सिंह आए 1898 से 1918 तक। इनके समय में भी आधुनिकीकरण की ये लहर जारी रही। हाँ, विजय सिंह के समय में शिक्षा पर जोर दिया गया। डूंगरपुर को अजमेर के प्रतिष्ठित मेयो कॉलेज से जोड़ा गया, जहां राजकुमार पढ़ने जाते थे। किसानों को साहूकारों के चंगुल से बचाने के लिए राम लक्ष्मण बैंक जैसा एक प्रयास किया गया। उन्होंने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए दान भी दिया, जो उस समय राष्ट्रीय महत्व का काम माना जाता था। ये दिखाता है कि शासक अब बाहरी दुनिया और नए विचारों से जुड़ रहे थे। और फिर हम पहुंचते हैं इस वंश के अंतिम शासक महारावल लक्ष्मण सिंह तक, 1918 से 1948 ईस्वी। इनका समय तो भारत के इतिहास का सबसे उथल-पुथल वाला दौर था। आज़ादी का आंदोलन, रियासतों का भविष्य, देश का बंटवारा, बहुत कुछ हो रहा था। बिल्कुल, लक्ष्मण सिंह, जिन्होंने मेयो कॉलेज से शिक्षा पाई थी, इस बदलते भारत के साक्षी भी बने और भागीदार भी। वे नरेंद्र मंडल यानी चेंबर ऑफ प्रिंसेस की स्थायी समिति के सदस्य थे, जो रियासतों के हितों की बात करता था। वे वाइसराय लॉर्ड वावेल से मिलने वाली समिति में भी थे। और सबसे महत्वपूर्ण, वे भारतीय संविधान सभा के सदस्य बने, जिसने आजाद भारत का संविधान बनाया। ये तो कमाल की बात है। एक रियासत का शासक जिसके पूर्वजों ने सदियों तक राज किया, वो अब एक नए लोकतांत्रिक भारत के निर्माण में भूमिका निभा रहा था। ये बड़ा ट्रांजिशन है। हाँ, ये उस बड़े बदलाव का प्रतीक है। बाद में जब राजस्थान का एकीकरण हुआ, तो वे संयुक्त राजस्थान के उपराज प्रमुख भी बने। इस तरह डूंगर पर रियासत का भारत गणराज्य में विलय हो गया और गुहिल वंश के शासन का अंत हुआ। इन दस्तावेजों के सफर में हमने देखा कि कैसे लगभग 800 साल पहले सामंत सिंह ने जिस राज्य की नींव रखी, वो कितने दौर से गुजरा। विस्तार, निर्माण, युद्ध, संधियां, बाहरी ताकतों का दबाव, गुजरात, मालवा, मुगल, मेवाड़, मराठे, अंग्रेज और फिर अंत में एक नए राष्ट्र में विलय। ये कहानी सिर्फ डूंगरपुर की नहीं, बल्कि भारत की सैकड़ों रियासतों के संघर्ष, उनके अनुकूलन और परिवर्तन की कहानी का एक हिस्सा है, कह सकते हैं। सही कहा। ये कहानी दिखाती है कि छोटे क्षेत्रीय राज्यों के लिए बड़ी शक्तियों के बीच अपनी पहचान और स्वायत्तता बनाए रखना कितना मुश्किल था। बाहरी दबावों ने लगातार उनकी नीतियां और भविष्य तय किया। ब्रिटिश राज ने उनके प्रशासन और समाज को बदला, और आखिर में राष्ट्रीय एकीकरण की प्रक्रिया ने उनके स्वतंत्र अस्तित्व को समाप्त कर दिया। शासकों की भूमिका भी बदलती गई, एक स्वतंत्र योद्धा राजा से लेकर मुगलों या मराठों के अधीन शासक, फिर ब्रिटिश निगरानी में प्रशासक और अंत में नए भारत के नागरिक और भागीदार। इन सभी दस्तावेजों और इस पूरी बातचीत के बाद एक सवाल मन में आता है। डूंगरपुर के इतिहास में लगभग हर दौर में किसी न किसी बाहरी शक्ति का गहरा असर दिखता है, चाहे वो गुजरात हो, मेवाड़, मुगल, मराठे या अंग्रेज। क्या ये सिर्फ डूंगरपुर की कहानी है, या ये हमें भारतीय इतिहास के बारे में कुछ बड़ा सोचने पर मजबूर करता है? क्या छोटी क्षेत्रीय शक्तियों के लिए बड़ी ताकतों के पड़ोस में रहते हुए सच्ची और स्थायी स्वायत्तता बनाए रखना हमेशा से एक लगभग नामुमकिन चुनौती रही है? इस पर सोचना चाहिए।